चलिए गाइस, करें शुरू। देखिए, एक सिंपल सा सवाल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। 70,000 रुपए की लागत पर एक किताब जो है बनाई गई। ठीक है। हम्म। अच्छा, चलो ओके, हैं उपस्थित हैं। बढ़िया। एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी। उसने 400 प्रतियां स्पेसिमेन प्रति के तौर पर मुफ्त बांट दी है। प्रत्येक किताब पर 30% डिस्काउंट देता है और उसका अंकित मूल्य 75 रुपए रखता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए क्या बोला है, 70,000 रुपए में वो किताब छापता है ना। और कितनी किताबें छापता है, तो 2,000 किताबें उसके पास हैं। 2,000 बुक्स, 2,000 किताबें, राइट। उसने 400 किताबें फ्री बांट दी। 400 किताबें अगर उसने फ्री बांट दी, मतलब उसके पास कितनी किताबें बची हैं? 1,600 किताबें बची हैं। और अब वो हर किताब पर 30% का डिस्काउंट देता है, जबकि एमआरपी कितना है? 75। तो देखो, किताब का प्राइस है 75 और 30% का डिस्काउंट देता है, मतलब इसका 70%, है ना। और इतने रुपए में अब 400 किताबें तो फ्री बांट दी, मतलब इतने रुपए में कितनी किताबें बेचेगा वो? 1,600 किताब बेचेगा। ये प्राइस होगा डिस्काउंट के बाद का, और ये किताब की संख्या। तो हम निकालने के बजाय सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो आप एक काम करेंगे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 400 बार, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 28। 28 का 3 गुना 84, मतलब 84,000 रुपीज, 84,000 रुपए। तो आप ये बताओ कि उसकी लागत कितनी लगी थी? 70,000, और उसे मिला कितना है? 84,000, मतलब 14,000 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया है 70,000 रुपए पर। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से गुणा करेंगे, तो आपका आंसर यहां पे क्या आएगा कि उस इंसान ने जो है 20% का प्रॉफिट कमाया। 20% का प्रॉफिट है, ये आंसर आएगा। गुड। बताओ, आया क्या समझ में? ठीक है ना। भाई 75 एमआरपी है, उस पर 30% का डिस्काउंट देना है। 30% का डिस्काउंट देना है, मतलब उसका 70% निकालेंगे, इससे कीमत आएगी, इससे उसका सेलिंग प्राइस आएगा। और अब किताबें 400 तो फ्री बांट दी, तो बची कितनी? 1,600 किताबें, ये हमें बेचना है। तो 1,600 किताबें इस मूल्य पर बेचेंगे, 84,000 आएगा। चाहो तो 75 का 70% निकालो, पॉइंट में आएगा, फिर 1,600 से गुणा करो, आंसर आपका सेम 84,000 ही आना है। ठीक है, इतनी बात समझे? हम्म। 14,000 कहां से आया? 70,000 में आपने किताबें छपवाई थी और आपको बेचने पे इतना आया। 84,000 में से 70,000 माइनस करो। आप लोग सुनते नहीं हो क्या? मैं जब बोलता हूं कि भाई 70,000 से 84,000 अंतर 14,000 का, फिर भी बोलते हो 14,000 कहां से आया? हाँ, ये करो। किसी मील में बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सीजीएल मेंस 2017 का प्रश्न है ये। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, अब ऑनलाइन वाले सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके फुल स्क्रीन करिए, बात बंद करिए। अब आपके प्रश्नों का कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा, अब सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो प्लीज अब आप बातें बंद करें, इधर उधर की बातें ना करें। बार बार समझाए जाने पर भी ना जो समझे, उसका फिर एक ही इलाज है, ब्लॉक। तो ब्लॉक होने से बचे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बने। किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है, उसे मवेशियों के लिए 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 किलो है। तेल को किस मूल्य पर बेचें कि कुल कीमत पर 20% का प्रॉफिट हो? कुल कीमत का यहां मतलब है मूंगफली की कीमत और प्रोसेसिंग की कीमत, राइट। देखिए, जितना आप मूंगफली लेकर आएंगे, जितना किलो मूंगफली होगा,
उसका 20% के बराबर तेल निकलेगा। मतलब अगर 5 किलो मूंगफली लाए तो 1 किलो तेल निकलेगा, 10 किलो लाए 2 किलो निकलेगा, 100 किलो लाए 20 किलो तेल निकलेगा, है ना। तो जितनी मूंगफली लाओगे उसका 20% जो है तेल निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें यहां पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो मानने के लिए हम हमेशा परसेंटेज के हिसाब से ही जाते हैं। 20% का मतलब होता है 5, है ना। हमारे पास टोटल कितनी मूंगफली है? टोटल मूंगफली है 5 किलो। इसमें से कितने का ऑयल निकलेगा? इससे निकलेगा 1 किलो ऑयल। तो वेस्ट मटेरियल कितना होगा? 4 किलो हमारा वेस्ट होगा। आप 5 की जगह 10 किलो मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, कुछ भी मानो, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीजें आप सेट करोगे। तो माना कि टोटल हमारे पास 5 किलो ऑयल है, सॉरी 5 किलो मूंगफली है। 5 किलो में से 1 किलो ऑयल निकलेगा, 4 किलो वेस्ट होगा। जो वेस्टेज है उसे ₹12.5 के हिसाब से जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए बेच दिया जाता है। तो ₹12.5 किलो, तो 4 किलो का कितना मिल जाएगा? ₹50 यहां से मिल जाएगा। अब आगे सुनो सबसे खास बात, ये जो 5 किलो है इससे तेल निकालने के लिए ₹20 किलो की तो मूंगफली खरीदते हैं और ₹5 हर किलो का उसका प्रोसेसिंग का कॉस्ट आ जाता है। मतलब 1 किलो को प्रोसेस करने पे ₹25 का खर्चा आ जाता है। 1 किलो पे ₹25 का खर्चा आ जाता है, मतलब ₹125 कुल खर्चा आ जाता है तेल निकालने का, है ना। और हमें 20% प्रॉफिट भी चाहिए। तो 125 का अगर आप 20% या 1/5 निकालें तो वो आता है ₹25। मुझे ₹25 प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे कितना चाहिए? कुल मिलाकर ₹150। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें टोटल ₹150 चाहिए। ₹150 में से ₹50 तो वेस्टेज से मिल जाते हैं। 150 में से 50 गया तो ₹100 कहां से मिलेंगे? ऑयल को बेचने पे। मतलब ये जो ऑयल हम बेचेंगे वो किस भाव पे बेचेंगे? ₹100 किलो पर। ये अपना आंसर आएगा डी वाला, ₹100 kg, ₹100 किलो। हम्म एक और बार रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 5 में से 1 गया तो बचा कितना? 4। 5 किलो में से 1 किलो तेल निकला तो बचा आपके पास 4 किलो वेस्टेज। उन्होंने हर चीज बोली है, यहां हमने कुछ भी मन से नहीं करा है। वेस्टेज ₹12.5 के हिसाब से बेचने से ₹50 में यहां मिल जाएंगे, है ना। मूंगफली का भाव है ₹20, ₹5 प्रोसेसिंग पर, मतलब ₹25 1 किलो पे खर्च होगा, तो 5 किलो पे 125 होगा। और हमें 20% फायदा चाहिए। 20% होता है 1/5। 125 का 20% होता है ₹25 फायदा, मतलब टोटल ₹150 चाहिए। 150 में से ₹50 तो ये जो वेस्ट आइटम था उससे मिल गए, तो बचे ₹100। ₹100 किलो हम तेल को बेचेंगे तो हमारा 150 का पूरा टारगेट हो जाएगा। इतना सा आपको करना था, ठीक है। अभी भी समझ नहीं आया तो प्रश्न को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आप उसको 2 बार और पढ़िए। इस वीडियो को आप बाद में रिपीट करके देखिए, 3 बार मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, पढ़िए इसको अच्छे से। अच्छे से पढ़ लेना, फिर जब मैं लिखूंगा तब मत पूछना सर ये कहां से आया वो कहां से आया। आप लोग को इतना समझाने के बाद भी कुछ लोग मानते ही नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, कहाँ क्या लिखा है ध्यान देते नहीं हो, फिर बाद में अपना माथा दीवार में ठोकते रहते हो, खून निकाल लेते हो।
चलो देखें क्या बोल रहे हैं यहां पे, सुनिएगा ध्यान से। आपसे कहा है नवीन 60 पैसे प्रति वस्तु पर 750 वस्तुओं को बनाता है और इस प्रकार निर्धारित करता है कि 600 वस्तु को बेचने पर 40% उसको फायदा मिल जाए। इतना पढ़ के आप रुक जाओ, इसके आगे बढ़ो ही मत। 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से बनाता है। इनका अगर मैं गुणा करूंगा तो ये कॉस्ट प्राइस आएगा। निकालो मत, इतना लिखकर छोड़ दो। रेशो में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता, उतना लिखकर ही उसको छोड़ दिया जाता है ना। तो 750 वस्तुएं 60 पैसे की बनाई। अब जितना उसने खर्चा करा है वो उसको 600 वस्तुओं में वसूल करना है और 40% का फायदा भी कमाना है। मतलब 750 वस्तुओं को 60 पैसे में बनाने पर जितना खर्चा आया वो खर्चा 600 वस्तुओं पर वसूल करना है। तो 600 का भाग देंगे तो एक की कीमत कितनी वो पता चलेगा, है ना। और जो आएगा उस पर 40% का लाभ कमाना है, मतलब 140% पर इसको बेचना है। तो ये हमने कर दिया। हम पूरी पूरी वैल्यू नहीं निकालेंगे कि कितना खर्चा आया क्या है, बस गुणा करके रखते जाओ, ठीक है। 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से बनाई, जितना ये बनाया वो 600 वस्तुओं में वसूल करना है। तो हमें पता चलेगा एक की कीमत कितनी, फिर उस पर 40% का फायदा चाहिए तो 140 का गुणा करेंगे। 630 वस्तुओं की कीमत, अब उसमें क्या होता है 120 खराब हो जाती है, तो वह 630 वस्तुओं की कीमत पे बेचता है। तो बेचना उसको कितनी चीजें थी पूरी 750, लेकिन 120 खराब हो गई, तो इतने रुपए में वो 630 वस्तुएं बेचेगा। अब हमें इसको करना है सॉल्व, ठीक है। 750 60 750 60 गया, है ना। और क्या हो गया, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। ये 6 और 100 इधर आ जाएगा, तो 6 गुणा 100 इधर आ गए। और यहां क्या बचा आपका, यहां बचा 14 गुणा 63। इनको और शॉर्ट कर सकते हो तो कर लो। आप एक काम कर सकते हो कि 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 2 बार और 3 से ये हो जाएगा 21 बार, है ना। और क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर दो 50 बार, 2 से कैंसिल कर दो 7 बार। तो ये आ गया आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 147। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। तो आपसे कहा गया है कि उसका वास्तविक लाभ कुल लागत पर ज्ञात करें। अगर लागत 100 है तो आया 147, 47 उसने कमाया 100 पर, मतलब हम कहेंगे कि यहां पे 47% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सी आंसर आएगा आपका, ऑप्शन सी। बोलो, आया समझ में। अब भले एक बार और प्रश्न को पढ़ लो, फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं एक बार रिपीट करूंगा। ठीक है, सुनिए। 750 वस्तुएं 60 पैसे की बनाई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से बनाई, लेकिन इतने में 600 वस्तुओं पर पूरी कॉस्टिंग निकालनी है। मान लो मेरा खर्चा 1000 रुपए आया, लेकिन मुझे 600 वस्तुओं में ही वसूल करना है। तो इससे एक वस्तु की कीमत पता चलेगी और फिर मुझे क्या करना है, इसको 40% लाभ पर बेचना है। तो 40% लाभ पर बेचा मतलब 140%। पर हुआ ये कि अब मुझे 750 पूरी वस्तुएं बेचना था, लेकिन 120 वस्तुएं हो गई खराब। तो 750 में से 120 खराब हो गई, तो बेची कितनी हमने, 630। इसलिए 630 का गुणा किया। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 और 100 का गुणा 600, 14 और 63 का गुणा, सब कुछ सॉल्व किया तो अपना आंसर कितना आया, 47%। चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है। ये सभी का आंसर अगर आ गया मतलब आप, अब देखो ये प्रश्न तो कराया है ना। जो बच्चे बोलते हैं सर आप जो कराते हो बन जाता है, अब देखते हैं जरा कितने लोग आंसर इसका देते हैं। आपको मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूं,
अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। करो सब लोग। ठीक है, इस बार सबको कमेंट करना है, जिसका भी आंसर आए वो कमेंट करिए, बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, और अगर आप करा हुआ प्रश्न नहीं कर पाते तो फिर आप खुद बताइए कि इसका हल क्या है। करिए। हाँ जी। ऑनलाइन में 3 बच्चों ने आंसर दिया है, ऑफलाइन में एक ने भी अभी खाता नहीं खोला है। 3 में से 4 लोग हो गए। बताओ। जिनका आंसर नहीं आया ना, मतलब बहुत गलत बात है। अब आप आज के बाद ये मत बोलना सर आप जो पढ़ाते हो बन जाता है, नया प्रश्न नहीं बनता। आपको जो पढ़ाया है वही नहीं बन रहा है, इसका मतलब आप समझने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। देखिए, 9 रुपए में 7 पेंसिल खरीदी और उन्हें 11 रुपए की 8 की दर से बेचा। इस सौदे में 10 रुपए उसने कमाए। उसमें कुल कितनी पेंसिल थी? तो ये तो बहुत आसान है जो मैंने करवाया उससे भी। 9 रुपए में 7 पेंसिल हैं और 11 रुपए में 8 बेची, है ना। मैंने आपसे कहा था ऐसे प्रश्नों में जब रुपए में लाभ हो तो हम रुपए बराबर करते हैं, ये आपको मैंने बताया था, है ना। रुपए बराबर हम करेंगे तो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, रुपए नहीं सॉरी मात्रा बराबर करेंगे तो मात्रा बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां गुणा करेंगे 8 से, यहां गुणा करेंगे 7 से। 8 का 9 में गुणा किया तो 72 आ गया, और ये आपका 56 आ गया। 7 का 11 में गुणा किया तो 77 आ गया, ये रुपए में है दोनों, है ना। और ये कितना आ गया? ये भी 56 आ गया। तो आप एक बात देखिए कि 5 रुपए का फर्क पड़ जाता है, 5 रुपए का नुकसान हो जाता है भाई। 72 में लाए और 5 का लाभ हो जाता है। 5 का लाभ हो जाता है 56 वस्तुओं पे। तो 10 रुपए का लाभ कब होगा? जब इससे दुगनी वस्तुएं होंगी, 112। तो 112 बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला। हम्म, ठीक है। 5 रुपए का लाभ 56 वस्तुओं पर, तो 10 रुपए का लाभ 112। इसका दुगना करेंगे भाई, 5 को 10 बनाना है तो 56 को भी 112 बनाएंगे। नेक्स्ट। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए की दर से खरीदता है। 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपए लाभ कमाता है। खरीदे गए संतरे कितने थे? अब तो कर दोगे। करिए।
एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए 15 दर्जन रुपए 15 दर्जन की दर से, मतलब क्या बोल रहा है, रुपए 15 की दर से, मतलब 15 रुपए में एक दर्जन, है ना। और उतने ही 10 रुपए प्रति दर्जन, 10 रुपए में एक दर्जन की दर से उसने खरीदा, है ना। और इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचा। तो यहां पर क्वांटिटी सेम है, आपको याद होगा ऐसे प्रश्नों में हम क्वांटिटी सेम करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि क्वांटिटी सेम है तो दोनों को आप जोड़ दो, कुल मिला के 25 रुपए के कितने दर्जन हो गए, दो। ठीक है, इन्हें मिलाकर 14 रुपए प्रति दर्जन पे बेचता है, तो 14 रुपए प्रति दर्जन, 14 रुपए का एक दर्जन। अगर 14 रुपए का एक दर्जन है तो हमें ये दोनों की मात्रा सेम करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 28 रुपए, 28 रुपए, और ये हो जाएगा आपका 2 दर्जन। तो 25 रुपए में 2 दर्जन खरीदे, 28 में 2 दर्जन बेचे, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, 3 रुपए का लाभ हो रहा है 2 दर्जन पे। जबकि लाभ होना कितने का चाहिए, 60 रुपए का। तो 60 रुपए का लाभ होना चाहिए, मतलब 20 का गुणा। तो इधर भी हम 20 का गुणा करेंगे, तो कितनी वस्तुएं होंगी, 40 वस्तुएं होंगी, 40 दर्जन होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, आया समझ में? बोलो जल्दी, क्लियर है? क्वांटिटी इस बार कुछ कर नहीं था, 10 में एक दर्जन, 15 में एक दर्जन, 25 रुपए के 2 दर्जन, ये आपने खरीदे। और 14 रुपए में एक दर्जन बेचा, 14 का एक दर्जन तो 28 के 2 दर्जन, 28 में 2 दर्जन क्या हुए, आपने बेचे। तो यहां पर 3 रुपए कमाए 2 दर्जन पे। तो 60 रुपए कब कमाओगे, जब 30 को 60 बनाना है तो 20 का गुणा, 2 को 40 बनाना है तो भी 20 का गुणा। तो 40 दर्जन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट। आया? चलो, ये वाला सवाल शायद मैंने आपको कमी वृद्धि वाले प्रतिशत में पढ़ाया था, जस्ट यहां रिपीट करने के लिए बताया है। मैंने आपसे कहा था प्रतिशत वाले चैप्टर में कि अगर प्रतिशत सेम होता है और एक कमी और एक वृद्धि में हो, यहां हम बोलेंगे एक प्रॉफिट में हो और एक लॉस में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा कमी में, हमेशा डिक्रीज में आता है। अब यहां कमी का मतलब क्या होगा, यहां कमी का मतलब होगा लॉस में। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, आर का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, मतलब यहां 4% का लॉस होगा। अगर एक वस्तु प्रॉफिट पर है और एक लॉस पर है, तो आंसर हमेशा लॉस में आता है ना। ये आपको परसेंटेज में सिखाया था मैंने, कमी वृद्धि की शुरुआत में ही आपको बताया था, और मैंने कहा भी था कि लाभ हानि में सेम क्वेश्चन आएगा। तो एक को लाभ पर बेचा, एक को हानि पर, कुल लाभ या हानि, आंसर हमेशा हानि में आएगा। अगर परसेंटेज सेम है, एक प्रॉफिट एक लॉस में है, तो आंसर ऑलवेज लॉस में आएगा। और उसकी ट्रिक होती है आर का स्क्वायर अपॉन 100। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम है, फिगर चेंज किया है हमने। तो आप 24 का स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करोगे, सो दिस विल बिकम 576, तो 5.76% का लॉस, ये आपका आंसर है। यस। चलिए, टाइप चेंज। ओके। ये बड़ा धांसू सवाल है भाई, धुआं धुआं कर देगा ये सवाल आपको।
पढ़ लिया? चलो सुनो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप सीपी यहीं रहने दो, एसपी को नीचे ले आओ, 9 इधर ही रहने दो, 12 को नीचे ले जाओ और इसको कैंसिल कर दो, तो ये 3/4 बन जाएगा। तो आपको सीपी और एसपी का रेशो क्या मिल गया? वो मिल गया 3:4, 3:4। इसी प्रकार 10 पर देने वाला बट्टा 5 के प्रॉफिट के बराबर है। 10 का जो डिस्काउंट है वो 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इक्वल में 5/10, मतलब डिस्काउंट और प्रॉफिट का जो रेशो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1:2। 5 और 10 मतलब 1/2। ठीक है, तो ये एक और बात आपको पता चल गई। अब आपको सारी बातें पता है, लाभ और डिस्काउंट के परसेंटेज में डिफरेंस बताना है। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मेन खेल है, इसको सुनिएगा। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस के बाद मार्क्ड प्राइस होता है। इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है प्रॉफिट या लॉस, और इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है डिस्काउंट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि डिस्काउंट अगर 1 हो तो प्रॉफिट 2 होना चाहिए, है ना। अच्छा, हमारे हिसाब से अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस 4 होगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, जबकि रियल में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। तो आप इनको डबल कर दो, इसको 6 कर दो, इसको 8 कर दो। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, 2 आ रहा है। सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहां 1 ज्यादा होगा तो 9 आएगा। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? बोलो जल्दी। हम्म, यस, 22.22% वाले बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। सुनिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 2 होता है, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो हमारे पास तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 1 आ रहा है, जबकि हमें 2 चाहिए, तो दोनों को डबल कर दो। 3 को डबल 6 कर दो, 4 को डबल 8 कर दो, तो डिफरेंस 2 का आ गया। और डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, इनके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, और मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है। तो अगर यहां 8 है तो यहां 9 आएगा, इनके बीच में डिफरेंस 1 आ गया। इतना हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट और बट्टे में डिस्काउंट में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो, सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मुझे बताइए कि 6 पर 8, 6 की चीज 8 में बेची, 2 का डिस्काउंट है, 2 का प्रॉफिट है, तो 2 का प्रॉफिट है 6 पर, मतलब ये 33.33% का यहां पे प्रॉफिट है ना। इसी प्रकार डिस्काउंट कितने का है? 1 का है, किस पर है? 9 पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 11.11% का यहां पर क्या है? मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 22.22% का। ये अपना आंसर होगा। बताइए, क्लियर है? मार्क्ड प्राइस हमेशा बड़ा होता है, मार्क्ड प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट क्या कहलाएगा? 6 रुपए की चीज 8 में बेची, 2 का प्रॉफिट 6 पर, 33.33% का प्रॉफिट। 9 रुपए की चीज 8 में डिस्काउंट के बाद दी, तो 1 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के केस में नीचे मार्क्ड प्राइस रखते हैं, तो 11.11% का डिस्काउंट। तो 33 में से 11 जाएगा, 22.22 ही तो आएगा। ये आपका आंसर है।
बोलो, क्लियर है? हम्म देखो, आप इतनी सी बात समझो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यहां दो होना चाहिए। दो तभी होगा जब तीन को डबल करेंगे और चार को डबल करेंगे, दो का डिफरेंस। और डिस्काउंट एक होना चाहिए। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, तो 8 से ये 9 होगा, 7 नहीं हो सकता। 7 पर डिस्काउंट देके 8 में कैसे बेचोगे? 9 पे डिस्काउंट देकर 8 में बेचोगे ना। तो 2 और 1 का रेशो होना चाहिए। प्रॉफिट 2 का है, हाँ। डिस्काउंट 1 का है, हाँ। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। किस पर? 6 पर। डिस्काउंट कितने का? 1 का। किस पर? 9 पर। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस। एमपीएसपी सेम हो सकते हैं, बिल्कुल। चलो भाई, ये बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर तो आप आराम से दे ही सकते हो। 2017, सन 2017 है। 2017 में एक ही कीमत पर, सन है ये, ईयर है, ईयर 2017। देखो, 6 चीजों को 25% प्रॉफिट पर खरीदा, मतलब 150% का प्रॉफिट। 4 चीजों पर यहां पर क्या हो रहा है? नहीं, इससे मत समझो आप, तो थोड़ा सा सोचो कि 6 चीजों पे आपने कमाया, 4 चीजों पे आपको लॉस हुआ, है ना। 6 पर कमाया, 4 पे लॉस हुआ, मतलब 2 यहां पे आ जाएगा, 2 बराबर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 चीजों पे आपने कमाया और यहां प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25 है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है? 50। और रियल में कितने का प्रॉफिट है? 2000 का। 50% अगर 2000 है, तो 2000 अगर 50%, तो 100% क्या? तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, मतलब 4000। सोचो थोड़ा, 6 चीजों पे कमाया,